नमस्ते। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आर के हसीजा एडवोकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपके विन बिफोर द सिस्टर न्यू दिल्ली के। धन्यवाद। इस केस में क्या था कि हमारी एक कंपनी थी जिन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यूक्रेन से इंपोर्ट किया था। वो एक ऐसा व्हीकल था कि जो एक डिफरेंट टेरेन में काम आता था। आम जो रोड्स वगैरह पे काम नहीं आता था, जहाँ पे कोई बहुत मुसीबत आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या पहाड़ी रास्ता है या उबड़ खाबड़ रास्ता है, ऐसे केसेस में व्हीकल को ले जाया जा सकता है ताकि वहाँ पे ज़रूरत पड़े पे हेल्प की जा सके। तो ऐसा व्हीकल इंपोर्ट किया था डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए इंपोर्ट किया था। और कस्टम के अंदर एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर उसको बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी ना देनी पड़े। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं कि उस व्हीकल को या उस आइटम को आपको 6 महीने के अंदर वापस एक्सपोर्ट करना होता है। अगर किसी वजह से 6 महीने का एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाते विदिन 6 मंथ्स, तो एक 6 महीने की और आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कमिश्नर आपको एक्सटेंशन दे सके। यानी कि मैक्सिमम आपको 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करना होता है। ये इस तरह का केस था। तो आप थोड़ा सिंपल शब्दों में हमें बता सकते हैं एग्जैक्टली केस था? किसी वजह से जैसे यूक्रेन और रशिया की वार छिड़ गई थी, वो जो शायद अब तक भी चल रही है, उस वार होने की वजह से वो एक्सपोर्ट वापस नहीं कर पाए यूक्रेन को। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि आप विदिन 6 मंथ्स जो आपको एक्सटेंड किए गए थे उसके अंदर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, आपको 6 महीने एक्सटेंशन देने के बाद हम और एक्सटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बनती है आपको वो वापस देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो गुड्स को कॉन्फिस्केट करेंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद जब थोड़े से हालात ठीक हुए, तो जो कंपनी थी उन्होंने किसी और तरीके से इसको किसी और कंट्री के थ्रू रूट करके अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि देखिए, आपने ठीक है एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन आपने कंडीशन वायोलेट की है, तो आपके ऊपर हम रिडेम्पशन फाइन और पेनल्टी लगाएंगे। और लगाया। मतलब कंपनी ने टाइम पे री एक्सपोर्ट करना चाहा, लेकिन वॉर की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। पहले इस केस में 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई थी, लेकिन जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो हमने डिपार्टमेंट से कहा देखिए, हमारी सिचुएशन ऐसी पर्टिकुलर है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वार, तो हमें इसको स्पेशल केस समझ करके इसका टाइम और बढ़ाया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट इसको नहीं माना। डिपार्टमेंट ने सिस्टेट में आर्ग्यू किया कि कंपनी थ्रू यूक्रेन एक्सपोर्ट कर सकती थी, तो आपने इसे कैसे काउंटर किया? देखिए, हमने ये एक ऐसा पॉइंट दिया कि कानून कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके अंदर कानून किसी बंदे को कंपेल करे कि जो पॉसिबल ना हो। ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता कि जिसके अंदर आप किसी को कंपेल कर सके वो ऐसा काम करो जो करना मुश्किल हो। तो इसलिए हमने बोला कि देखिए, इस केस में बिकॉज ऑफ द पिक्यूलियर सिचुएशन, जब लड़ाई चल रही है तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमने कोई गलती नहीं की है। इसके अंदर आपको कॉन्फिस्केशन नहीं बनता है। कमिश्नर ने पेनल्टीज भी लगाई थी अंडर सेक्शन 112 एंड 117, तो ट्रिब्यूनल ने उससे क्यों सेट असाइड किया? तो ट्रिब्यूनल ने इस बात को माना कि देखिए, एज पर सेक्शन 11 अगर कोई कंडीशन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो उस कंडीशन को ना ऑब्जर्व करने के लिए कमिश्नर के पास पावर है कि उसको आप सैंक्शन कर सकें, यानी कि उसको माफ़ कर सकें। अगर ओरिजिनल अथॉरिटी ने इसको आप नहीं किया है तो कमिश्नर को चाहिए था कमिश्नर खुद कर देता, क्योंकि ये कंडीशन जो थी नॉन ऑब्जर्वेशन करने की, ये इंपोर्ट करने के बाद आई थी। यानी कि जब इंपोर्ट हो चुका था तब ये ऐसी बात नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इसके अंदर ये कंडीशन आप नहीं लगा सकते कि हम नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी लगे। ट्रिब्यूनल ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी दिया, वर्ड्स शेल बी लायबल टू कन्फिस्केशन और शेल बी लायबल टू पेनल्टीज डिस्क्रिशनरी हैं, मैंडेटरी नहीं। सही से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमने फिर ट्रिब्यूनल को बताया देखिए, ये एक यूनिक सिचुएशन थी कि अंदर कोई भी इसको अंदर कोई कंप्लाई नहीं कर पाता था। तो ट्रिब्यूनल ने माना कि ठीक है, ये सही बात है, लड़ाई की वजह से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। जो काम कमिश्नर ने करना था ऑब्जर्व करने के लिए, उसको सैंक्शन जो देनी थी वो नहीं किए। ट्रिब्यूनल ने बोला कि हम इसको सैंक्शन कर रहे हैं, तो इसकी आपके सारी पेनल्टी जो है वो रिडेम्पशन फाइन सब माफ़ कर दिया, और ट्रिब्यूनल ने मान लिया कि ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
तो फाइनल आउटकम क्या रहा आपके क्लाइंट्स के लिए? और ट्रिब्यूनल ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए इसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि इट इज़ नॉट दैट इट इज़ शैल बी लाइबल टू पेनल्टी, शैल बी लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। ठीक है, लाइबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम उसको कॉन्फिस्केट करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में कमिश्नर को चाहिए था कि बिकॉज हालात ऐसे पैदा हो चुके थे कि स्पोर्ट करना मुश्किल था, तो कमिश्नर को चाहिए था कि ठीक है लाइबिलिटी बनती है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकता था कि हाँ इसको कॉन्फिस्केशन नहीं बनता है, तो इसलिए इसको पेनल्टी और फाइन नहीं लगेगा। देखिए ट्रिब्यूनल ने हमारी अपील अलाउ कर दी और साथ में जितना भी फाइन और पेनल्टी लगी थी सब माफ़ कर दिए और अल्टीमेटली ये होल्ड कर दिया कि इसके अंदर कॉन्फिस्केशन नहीं होता है और ये कंडीशन फुलफिल करने के लायक नहीं थी बिकॉज ऑफ द peculiar सिचुएशन ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट रहेगा इस जजमेंट का फ्यूचर में एटीए कार्नेट और एग्जम्पशन केसेस के लिए? इस जजमेंट का ये फ़र्क पड़ेगा, प्रेसिडेंट बनेगा कि देखिए जहाँ पे भी कोई कंडीशन फुलफिल करने लायक नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू वॉर एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी और फाइन नहीं लगा सकता। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी, इस जजमेंट का फ़ायदा हमें जरूर मिलेगा। बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।